रब्बे दो जहान ने हमारी जमीन को हमारे लिए खूब सजाया है। नीला आसमान, ऊंचे पहाड़, खूबसूरत परिंदे, चमकता हुआ चांद, दिन और रात और बहुत सारी ऐसी नेमतें जिनका शुमार तक हम नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक न जाने कितने इंसान इस दुनिया फानी में आए और अपना मुकर्रर वक्त पूरा करने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये खूबसूरत सा प्लेनेट अर्थ जिस पर हम रहते हैं, एक दिन इसे भी मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर वो चीज जो पैदा हुई है उसकी मौत भी तय है। लेकिन इस खूबसूरत ही दिखने वाली जमीन की मौत होगी किस तरह और साइंस का इस बारे में क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तहसीन सर और आप देख रहे हैं तहसीन सर यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे मामूल मैं अपने आने वाले नए मुआज़िज़ मेहमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल तहसीन सर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। साइंस ने हमारी जमीन के खत्म होने के बारे में 5 थ्योरीज को तरतीब दी है, जिनमें नंबर 1 पर है हमारा ये खूबसूरत सा सूरज। साइंस का मानना है कि हमारा ये सूरज अपनी आधी उम्र जी चुका है और साइंस के हिसाब से सूरज की उम्र हो चुकी है 450 करोड़ साल। और हमारी सूरज की वजह से दुनिया के खत्म होने की थ्योरी का जिक्र खुदा ताला ने कुरान मजीद में भी किया है। खुदा ताला फरमाते हैं, एक दिन ऐसा होगा जब सूरज सवा नेज़े पर होगा और वो होगा क़यामत का दिन। साइंस का मानना है कि सूरज अपनी मुकर्रर जिंदगी खत्म होने के बाद अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देगा। आज सूरज हमसे तकरीबन 149.72 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है 5550 डिग्री सेल्सियस। अगर बात की जाए सूरज के कोर के टेम्परेचर की तो वो है 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस और इसके एटमोस्फेयर की बात की जाए तो वहाँ पर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये सूरज आज से 550 करोड़ साल बाद आज से 10 गुना बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा कि ये हमारी जमीन और सूरज के दरमियान का सफर जो कि 149.72 मिलियन किलोमीटर है, ये सिर्फ चंद मीटर्स का रह जाएगा। लेकिन अफसोस कि हम उस नज़ारे को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। जैसे जैसे सूरज बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे वो खतरनाक होता जाएगा। सूरज नजदीक आते आते पहले हमारे मर्करी प्लैनेट को खाएगा और फिर वीनस को खाएगा और फिर हमारी खूबसूरत सी दिखने वाली जमीन को यानी अर्थ को खा जाएगा। और यहाँ पर कुरान मजीद के लफ्ज जो कि बेशक बरहक हैं, सच हैं, उनको साइंस भी मानती है। साइंस कहती है कि एक दिन ऐसा होगा कि जब सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा और साइंस इसको किस तरीके से मानता है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ये मानना मुश्किल है पर असल में अंतरिक्ष में भी मौसम होते हैं। इसे हम स्पेस वेदर कहते हैं। ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ धरती के मौसम की हदें खत्म होती हैं। ज्यादातर जिस स्पेस वेदर की हम चिंता करते हैं वो सूरज से आने वाले सौर तूफान और सोलार फ्लेयर्स हैं। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, पर बड़ा सौर तूफान इस कवच को भेदने की ताकत रखता है। पर इतना जान लीजिए कि एक बात है जिसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी, वो ये कि 1 या 2 अरब साल के अंदर धरती के महासागर इवेपोरेट होकर सूख जाए, क्योंकि सूरज धीरे धीरे तेज हो जाएगा, उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, इससे पृथ्वी भी गर्म हो जाएगी और पृथ्वी की सतह पर पानी नहीं रहेगा, तो हमारा जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सुदूर भविष्य में सूरज का भी अंत होगा। हमारा सौर मंडल और धरती खत्म हो जाएंगे। उन आखिरी लम्हों का वो अद्भुत नजारा कैसा होगा? धरती मौत को गले कैसे लगाएगी? धमाके के साथ या फिर खामोशी से? तो सूरज की वजह से हमारी ये जमीन खत्म हो सकती है। अगर मैं सूरज के बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करूं तो मैं अपनी बाकी थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सूरज के बारे में मुकम्मल डिटेल से एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको सूरज के बारे में मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल डिटेल दी है, जिसमें मैंने सूरज को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सूरज के बारे में मुकम्मल डिटेल जान सकते हैं। अगर खुशकिस्मती से हम इस बेरहम सितारे से बच भी गए तो स्पेस में एक और बेरहम कातिल मौजूद है जो कि हमारी फिराक में है, जो हमें और हमारी जमीन को बाप बनाकर अपने अंदर समा लेगा, और वो है ब्लैक होल। चलिए पहले जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। हमारी इस थ्योरी का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। साइंस का कहना है कि ब्लैक होल एक ऐसा बेरहम दरिंदा है जो अपने सामने आने वाले किसी भी सितारे या किसी भी सितारे को नहीं बख्शता।
चलिए जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे तबाही मचाता है। ब्लैक होल जब किसी भी सियारे या किसी भी सितारे के करीब आता है तो वो सितारा या फिर सियारा भाप बनकर ब्लैक होल में समा जाता है। ये सारा अमल फकत कुछ ही सेकंड्स का होता है। चलिए जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। जब कोई सितारा अपना मुकर्रर वक्त पूरा करने के बाद ब्लास्ट होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, जैसा कि हमारे सूरज के साथ भी फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, वो सितारा फटकर कहकशां में फैल जाता है और एक फ्लैट डिस्क का रूप ले लेता है और ये फ्लैट डिस्क चक्कर काटने लग पड़ती है, बिल्कुल किसी डीवीडी की डिस्क की तरह। ब्लैक होल एक ऐसी बनावट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना जबरदस्त होता है कि प्रकाश भी उसके खिंचाव से नहीं बच सकता। ब्लैक होल का केंद्र इतना छोटा और इतना घना होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई ग्रह हो या फिर कोई और चीज, जो भी उसके पास जाता है, ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है और वो उसमें गायब हो जाता है। शुरुआत में चक्कर बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये डिस्क वक्त के साथ साथ अपनी रफ्तार को बढ़ाती रहती है और रफ्तार के साथ साथ बढ़ती है इसके सेंटर पॉइंट की ग्रेविटी। एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि इसके चक्कर नजर नहीं आते, तब बनता है ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इस डिस्क के मिड को, इस डिस्क के सेंटर को कहा जाता है। ब्लैक होल में किसी भी बड़े सितारे या फिर किसी भी बड़े सितारे को कुछ ही सेकंड में खाने की ताकत मौजूद होती है। ये ब्लैक होल किसी भी बड़े सियारे या किसी भी बड़े से बड़े सितारे को भाप बनाकर अपने अंदर खींच लेता है और फिर इस सितारे या सियारे का खेल खत्म। यानी अगर ये ब्लैक होल हमारी जमीन के पास आ गया तब सबसे पहले हमारी जमीन रुक जाए और फिर उल्टी घूमेगी और फिर भाप बनकर ब्लैक होल में समा जाएगी। नासा ने हाल ही में एक बहुत बड़े ब्लैक होल की खोज की है। ब्लैक होल के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बात कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारी ये अर्थ इस ब्लैक होल के लपेटे में ना भी आई तो सिर्फ एक पत्थर जिसका नाम एस्टेरॉयड है वो हमारी पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। अगर हमें एस्टेरॉयड की तबाही का एक छोटा सा नमूना देखना है तो हमें जाना होगा 6 करोड़ 50 लाख साल वक्त में पीछे, और वो दौर था डायनासोर्स का। सिर्फ एक एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 किलोमीटर था उसने जमीन को हिला कर रख दिया। ये दौर था डायनासोर्स का। उस वक्त भी जमीन पर आज ही की तरह हरियाली थी, अलग अलग नस्ल के जानवर थे, नहीं थे तो सिर्फ इंसान। और तभी इस एस्टेरॉयड ने जमीन पर हमला कर दिया। हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में आते ही इस एस्टेरॉयड की स्पीड 70,000 किलोमीटर तक पहुंच गई और ये एस्टेरॉयड एक आग के गोले में तब्दील हो गया। ये एस्टेरॉयड जिस जगह गिरा उस जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन गया। इस खड्डे का सारा आयरन और पत्थर हवा में फैल गए और कई महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंच सकी। आतिशफशां फट गए, आसमान से जहरीली बारिशों का नज़ूल शुरू हो गया, जमीन एक बार फिर से ज़लज़लों की गिरफ्त में आ गई, गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोहा भी पिघलने लगा। ये सारा सिलसिला कई महीनों तक जारी रहा और जब बादल हटे तब सारे जानवर जमीन से निस्तो नाबूद हो चुके थे। डायनासोर्स की सारी नस्लें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। इस हादसे में सिर्फ एक ही किस्म के जानवर बचे थे और वो थे मैमल्स। मैमल जमीन में बिल बनाकर रहते थे, जिसकी वजह से उनकी कुछ आबादी बच गई। तो ये था एस्टेरॉयड का तीसरी मर्तबा जमीन पर हमला। और अब कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल 2020 या 2030 या फिर 2036 में एक बार फिर एस्टेरॉयड जमीन से टकराने वाला है, जिसका साइज 4.1 किलोमीटर तक हो सकता है और उसकी स्पीड 31,000 किलोमीटर पर आवर। अगर ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया तो जमीन पर इंसान उस तरह खत्म हो जाएंगे जिस तरह के डायनासोर्स खत्म हुए थे। एस्टेरॉयड के अलावा एक और भी ऐसा शिकारी है जो हमारी खूबसूरत सी जमीन को जहन्नुम में तब्दील कर सकता है और वो है वोल्केनोज। हमारी पूरी दुनिया में तकरीबन 1500 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। चलिए देखते हैं कि एक वोल्केनो कितनी तबाही मचा सकता है। हमारी ये खूबसूरत सी जमीन 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। वैसे तो इसकी 5 लेयर्स काउंट की जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 लेयर्स की बात करेंगे। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल और नंबर 3 कोर। कोर में 2 किस्म के कोर आते हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर। मेंटल कोर में भी 2 है, एक इनर मेंटल एक आउटर मेंटल। टोटल मिलाकर ये 5 लेयर्स बनती है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ 3 लेयर्स। क्रस्ट वो है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर दरिया है, जिस पर पहाड़ है, समंदर है। और मेंटल वो है जो कि हमारी इस क्रस्ट से 2700 किलोमीटर नीचे है और उसका टेम्परेचर है 870 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर हमारी इस क्रस्ट से तकरीबन 6378 किलोमीटर
किलोमीटर नीचे है। एक वोल्केनो जब फटता है सबसे पहले तो ज़लज़ले बर्पा हो जाते हैं, जमीन कांपने लग पड़ती है, हवा में गैसों का भरमार हो जाती है, एक एक सांस पता नहीं कितनी जहरीली हो जाती है और हवाओं में ये गैसेस फैल जाती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जहरीली हवा में दाखिल होकर हमारी एनवायरनमेंट को जहरीला बना देती है। यही जहरीली गैसें हवा में दाखिल होकर बारिश के रूप में हमारी जमीन पर फिर से बरसती हैं और उन्हें कहा जाता है एसिड रेन, यानी तेजाब की बारिश। और इसके अलावा ये वोल्केनोज अपने साथ जमीन की तह से मैग्मा लेकर आते हैं, जिसे हम आम जुबान में लावा कहते हैं। ये लावा काफी भयानक होता है और इसका टेम्परेचर होता है तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, हमारे पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन 55 डिग्री से अबव अभी तक टेम्परेचर नहीं गया, और ये टेम्परेचर जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारी इस दुनिया में तकरीबन 1500 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। अगर वो सारे एक ही बार में फट गए तो इस जमीन को जहन्नुम में तब्दील होने में सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे और इस पूरी दुनिया से इंसानी हयात का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। अगर आपको वोल्केनो के बारे में मुकम्मल डिटेल से वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं इंशाअल्लाह आपके कमेंट देखने के बाद वोल्केनोज पर भी मुकम्मल डिटेल से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर हम इन कुदरती आफात से बच भी गए तो हम खुद अपने हाथों से ही इस प्यारी सी जमीन को खत्म कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। वैसे तो काफी सारी वजूहात हैं, लेकिन इनमें से 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम ना चाहते हुए भी इस जमीन को खत्म कर देंगे। और इनमें से सबसे बड़ी वजह है हमारी ये बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई आबादी। वो कहते हैं ना, बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे। एक वक्त था कि इस पूरी दुनिया में इंसान कहलाने वाले सिर्फ 2 ही फर्द मौजूद थे, एक थे आदम अलैहिस्सलाम और दूसरी थी अम्मा हवा। और आज इस दुनिया में अनलिमिटेड पॉपुलेशन हो चुकी है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जंगल इंतहाई हैरान कुन तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। जंगलात की जगह शहर बन रहे हैं, खेतों की जगह रेस्टोरेंट और सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। अगर ये सब इसी रफ्तार से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब खेत अनाज देने से इनकार कर देंगे। ये दरख्त जो कि हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से महफूज रखते हैं, हमारी एनवायरनमेंट को हमारे रहने लायक बनाते हैं, ये दरख्त एयर फिल्ट्रेशन का काम छोड़ देंगे, क्योंकि एयर फिल्ट्रेशन करने के लिए कोई दरख्त ही नहीं बचेगा। अगर ऐसा ना भी हुआ तो एक और वजह है इंसानी हाथों से जमीन के खत्म होने की, और वो है इंसानों की गलतियों से होने वाले वायरसेस, जिनमें से आजकल का ये कोरोना वायरस भी शामिल है। और भी दुनिया भर में ऐसे वायरसेस मौजूद हैं जो इंसानियत को खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। अगर खुदा ने इंसानों को इस आफत से बचा भी लिया तब भी एक और वजह है जिससे इंसान ना चाहते हुए भी इस प्यारी सी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, और वो है एटॉमिक एनर्जी। आज हर मुल्क सुपर पावर बनने के चक्रों में है और इसी दौड़ में हर साल एटॉमिक पावर को मजीद बढ़ाया जा रहा है। एक आइटम बम कितनी तबाही कर सकता है, इसका नमूना हम हिरोशिमा में देख चुके हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, जिसे देखते ही देखते लाखों इंसान से बाप में तब्दील हो गए। वो बम दुनिया का पहला आइटम बम था, और आज एटम बम को कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हाइड्रोजन बम को तरजीह दी जा रही है। याद रहे, एक हाइड्रोजन बम एटम बम से सैकड़ों बल्कि हजारों गुना ज्यादा तबाही कर सकता है, और इस वक्त दुनिया भर में 13,750 बड़े एटम बम्स मौजूद हैं। और ऐसे बम जिनमें से एक बम भी अगर फट जाए तो एक मुल्क का नामो निशान तक खत्म हो सकता है। याद रहे कि मैं इन 13,750 बम्स में छोटे बम का शुमार नहीं कर रहा, मैं ऐसे बम्स को शुमार कर रहा हूँ जो एक बम फटे तो एक एवरेज कंट्री का खात्मा हो सकता है। और याद रहे कि दुनिया भर में सिर्फ 195 मुल्क ऐसे हैं जो कि एवरेज है, क्योंकि हमारी इस एवरेज में आ रहे हैं 13,750 बम और 195 मुल्क। जरा सोचें, अगर ये सारे बम एक ही बार ब्लास्ट कर दिए गए तो इस जमीन का क्या बनेगा? पिकोड़ा। और बम की इजाद करने वाला इंसान पूरी इंसानियत के खात्मे का जिम्मेदार होगा। न बचेगी जमीन, न बचेगी हुकूमत, न बचेंगे इंसान, और वो दिन इंसान का आखिरी दिन होगा, और वही होगा क़यामत का दिन। आपकी क्या राय है कि आइटम बम्स को डिफ्यूज कर दिया जाए या फिर आइटम बम्स को इसी तरह ज्यादा तरजीह दी जाए और हर मुल्क को एक एटॉमिक पावर में तब्दील कर दिया जाए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
ये सारी बातें साइंस की रिसर्च करता है, लिहाजा इनको किसी मजहब के साथ रिलेट करना गलत होगा, क्योंकि जिंदगी और मौत रब्बे दो जहान के हाथों में है। अगर वो चाहे तो आज या फिर करोड़ों साल बाद क़यामत को ला सकता है। रब्बे दो जहान से सिर्फ मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जब हमें मौत आए तो हमारी जुबानों पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल तहसीन सर को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1 इंफॉर्मेटिव चैनल्स की लिस्ट में आए। इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर जरूर करें। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।